Priya Patel Prahlad bhai, watching after subscribe, share, like, comment as you like. बुलेटिन में बात होगी बिहार में तेज होते चुनाव प्रचार की, छठ को लेकर महागठबंधन के मोदी सरकार पर हमले की। देखेंगे बिहार में मतदान से पहले चुनाव आयोग ने किया क्या फैसला, मोदी सरकार पर अडानी को बचाने की क्यों लगे आरोप। जानेंगे मोदी से अचानक हुई शिंदे की मुलाकात से कैसे गरमाई सियासत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में 4 विधानसभा सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने। अशोक गहलोत ने कहा, हम लोग मिलकर करेंगे प्रचार और जीतेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी राज्यसभा चुनाव में हमसे मांग रही थी मदद। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने की वोट चोरी। दिल्ली में छठ पूजा पर गरमाई राजनीति। आपने किया बड़ा दावा। कहा, नहाने लायक नहीं है यमुना का पानी। You've been doing YouTube. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत को दिलाई जीत। सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से हारा। रोहित ने जड़ा शतक तो विराट ने बनाया अर्धशतक। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार तेजी पकड़ चुका है। सियासी दलों की तरफ से रैलियां की जा रही हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तीखे जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच दिख रहा है, तो जनसुराग सहित कई दल हैं जो इसे तिकोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज चुनाव प्रचार में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई दिख रही है। तेजस्वी को रोकने की कोशिश हो रही है और अब तो उन्हें चुनाव प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। तेजस्वी यादव की खगड़िया में जनसभा थी, लेकिन प्रशासन ने आखिरी समय पर यह कहकर परमिशन को रद्द कर दिया कि उसी वक्त अमित शाह की भी खगड़िया में सभा होनी थी। लेकिन जब महागठबंधन ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया और जवाब मांगा, तो तेजस्वी की सभा को इजाजत मिल गई। इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो सरकार चलाने लायक नहीं रह गए। बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, वही सरकार चला रहे हैं। तो अमित शाह ने एक बार फिर जंगल राज की रट लगाए रखी। उन्होंने कहा, ये चुनाव किसी को विधायक और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। चुनाव फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज लाना है या विकास चाहिए। लालू राबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी एनडीए सरकार के काम पर वोट मांगने को तैयार नहीं है। वो लालू और राबड़ी सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। इस बीच केंद्र की एजेंसियों की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस दिया गया। ये नोटिस पप्पू यादव की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद दिए जाने के चलते दिया गया है। पप्पू यादव ने इस नोटिस की कॉपी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। उन्होंने कहा, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। ये अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। साफ है, बिहार चुनाव में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। चुनाव आयोग हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनकी कार्रवाई एनडीए को फायदा पहुंचाने वाली दिख रही है। इंतजार ईडी और सीबीआई का भी हो रहा है। उनकी भी कभी भी एंट्री बिहार चुनाव में होने के दावे हो रहे हैं। बिहार में चुनाव के बीच में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो छठ की हो रही है। और छठ पर रेलवे की हालत के चलते मोदी सरकार सवालों में आ गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी और राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान ट्रेनों की कमी, बेतहाशा भीड़ और टिकट बुकिंग में आ रही दिक्कतों ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल ला दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बिहारियों का अपमान करार दिया है। राहुल ने लिखा, फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, ये अधिकार है, कोई एहसान नहीं। वहीं राहुल के साथ लालू यादव ने भी इसी मुद्दे पर बगैर नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। लालू ने लिखा, झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बखारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के मौके पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ निकला।
20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक है। लालू ने आगे लिखा कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण हर साल बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। इन सब के बीच भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी वेबसाइट डाउन होने की खबर सामने आ गई, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने रेल मंत्री और आईआरसीटीसी को टैग कर शिकायतों का अंबार लगा दिया। पलायन, त्योहारी सीजन और रेल सुविधा, ये मुद्दे बिहार की राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील हैं और छठ के मौके पर इन पर मचे बवाल ने साफ कर दिया है कि इस बवाल का एनडीए को चुनाव नतीजों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं, तो बिहार चुनाव को लेकर आयोग ने बड़ा फैसला किया है। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगाता आया है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पार्टियों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। तो क्या नियम बनाए हैं चुनाव आयोग ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले ही चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है। विपक्ष तो पहले से ही चुनाव आयोग पर पक्षपात करने के आरोप लगाता रहा है। चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बता रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पार्टियों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग के प्रमुख दिशा निर्देशों में लेवलिंग अनिवार्य है, यानी किसी भी एआई जनरेटेड वीडियो या तस्वीर के 10% हिस्से पर यह साफ तौर से लिखना होगा कि ये सामग्री एआई द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा पहचान बताना भी अनिवार्य है। हर प्रचार सामग्री के साथ उस व्यक्ति या संस्था का नाम साफ तौर से बताना होगा जो उसे बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा सहमति के बिना पहचान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान, आवाज या रूप रंग का इस्तेमाल उसकी इजाजत के बिना इस तरह नहीं किया जा सकता जिससे मतदाता भ्रमित हो। इस तरह के डीप फेक कंटेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 3 घंटे में हटाना होगा भ्रामक कंटेंट। अगर किसी राजनीतिक दल के सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भ्रामक एआई सामग्री पाई जाती है तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। चुनाव आयोग के नियमों का मकसद मतदाताओं को गुमराह होने से बचाना और चुनाव प्रचार में जवाबदेही तय करना है। बिहार में मतदान से पहले चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा कदम है। अब चुनाव आयोग का ये फैसला कितना रंग लाता है, ये देखना होगा। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है, तो पीएम मोदी पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए नर्म रुख अपनाते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अब अमेरिका के अखबार में एक बड़ा दावा सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि पीएम ने अपने उद्योगपति दोस्त को बचाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। इसे लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिस पर एलआईसी की सफाई आई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट के सनसनीखेज दावे ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने अडानी ग्रुप को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों से बचाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। दावा है कि जब वैश्विक बैंकों ने अडानी को लोन देना बंद कर दिया, तब मोदी सरकार ने एलआईसी पर दबाव डाला कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में $3.9 बिलियन यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करे। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये आम जनता की गाढ़ी कमाई थी, जिसे मोदी ने जबरन अपने दोस्त अडानी को डूबने से बचाने के लिए सौंप दिया। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, एलआईसी में आपका पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है। मोदी ने जनता का पैसा अपने दोस्त पर लुटा दिया। क्या न्यूज चैनल्स ये खबर दिखाएंगे? क्या मोडानी के इस भ्रष्टाचार की बात होगी? दूसरी तरफ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए सफाई पेश की है। एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट के दावों को झूठा, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर बताया। एलआईसी ने कहा, वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोप कि एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं झूठे, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर है। लेख में बताए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज या योजना को एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया है, जो एलआईसी द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में धन निवेश करने का रोड मैप तैयार करता हो। एलआईसी द्वारा निवेश संबंधित निर्णय विस्तृत जांच पड़ताल के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के मुताबिक स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। सरकार के दबाव में दी गई है।
वहीं इन गंभीर आरोपों पर अब तक मोदी सरकार की तरफ से कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि सरकार इन गंभीर आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल महायुति को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अचानक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। तो क्या कुछ रहा शिंदे और पीएम मोदी की मुलाकात में और क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार में लंबे वक्त से खींचतान मची हुई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते सरकार में बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की नाराजगी की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर शिंदे को लेकर शिवसेना नेताओं का भी कहना है कि सरकार में उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि शिवसेना कोटे के मंत्री भी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें काम की आजादी नहीं मिल पा रही है, बिना सीएम की मंजूरी के कोई फैसला नहीं ले पा रही है। महाराष्ट्र सरकार में चल रहे इस टकराव के बीच अचानक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। मोदी से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। हमने राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी से मिलने के बाद मैं प्रेरित हुआ हूँ। हमें एनडीए का हिस्सा होने पर गर्व है। वो न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि एनडीए परिवार के मुखिया भी हैं। मुलाकात में बाला साहेब ठाकरे की यादों पर चर्चा हुई। महायुति और एनडीए विकास के एजेंडे पर साथ हैं। शिंदे भले ही इसे सियासी मुलाकात नहीं बता रहे, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में खटपट की लगातार खबरें आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते जिस तरह से शिवसेना के अंदर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, शिंदे गुट के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उनके विभाग में हस्तक्षेप हो रहा है। फडणवीस शिंदे के समय की तमाम योजनाओं को बंद कर रहे हैं। ऐसे में ये मुलाकात बहुत कुछ बता रही है। बड़ी बात तो यह है कि इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल विचारों से जुड़े रहे और गठबंधन मजबूती से काम करता रहे। पीएम मोदी के इस बयान से ये साफ हो गया है कि महायुति में टकराव इतना बढ़ चुका है कि ये टकराव खत्म करने के लिए खुद मोदी को एकजुट रहने की सलाह देनी पड़ी। महाराष्ट्र एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो राजस्थान में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। लगातार उपचुनाव हारती आ रही बीजेपी को एक बार फिर हार का डर सता रहा है। केंद्रीय नेतृत्व और मोदी शाह के नाम पर भी हार झेलने के बाद अब बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब पार्टी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का रुख किया है। तो क्या फैसला लिया है पार्टी ने, जानेंगे रिपोर्ट में। राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पिछले कई उपचुनावों में लगातार हार का सामना करने के बाद अब बीजेपी को एक बार फिर हार का डर सता रहा है। केंद्रीय नेतृत्व और मोदी शाह के नाम पर चुनाव लड़कर भी सफलता न मिलने के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रुख कर लिया है। बीजेपी ने अंता उपचुनाव के लिए अपनी चुनाव संचालन समिति की घोषणा करते हुए वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ 12 से सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यानी सरकार मोदी और शाह ने एक तरह से हार मान ली है। राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा के विरोधी को ही चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हाईकमान को अपने सीएम की लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है। वैसे भी राजस्थान बीजेपी का उपचुनाव रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है, जहां पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 2 दशक का इतिहास देखें तो बीजेपी को उपचुनाव में लगातार हार ही मिली है। यही वजह है कि अंता सीट अब सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और राज्य संगठन के लिए भी चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में दुष्यंत सिंह को कमान सौंपना पार्टी की मजबूरी कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी को हार तय दिख रही है। दुष्यंत को चुनाव प्रभारी बनाकर वसुंधरा को मुश्किल में डाल दिया है। राजस्थान में बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। सीआईए के पूर्व अधिकारी ने बड़ा दावा किया है कि जॉन किरियाको ने एक इंटरव्यू में कई अहम खुलासे किए। उनका दावा है कि पाक के तत्कालीन पीएम परवेज मुशर्रफ ने अपने परमाणु बम की कमान सीधे यूएस को सौंप दी थी। तो साथ ही उन्होंने और भी कई दावे किए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम की कमान अमेरिका को सौंप दी थी। एक इंटरव्यू में किरियाको ने सीधा आरोप लगाया कि वॉशिंगटन ने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। लाखों डॉलर की अमेरिकी सहायता के बदले मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर अमेरिकी नियंत्रण को खुली छूट दे दी थी, जिसके बाद पेंटागन ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों को कंट्रोल करता था।
किरियाको ने अमेरिका की दोहरी नीति पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि हर तरफ मुशर्रफ अमेरिका से आतंकवाद विरोधी सहयोग का दिखावा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को खुश रखने के लिए भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को जारी रहने दे रहे थे। जिसके साथ ही एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए किरियाको ने बताया कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान को मारने की अमेरिकी योजना को सऊदी अरब के सीधे हस्तक्षेप के बाद रद्द कर दिया गया था। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा था कि कृपया उसे अकेला छोड़ दो, हम AQ खान को पसंद करते हैं, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। किरियाको ने इस फैसले को बड़ी नीतिगत भूल बताया है। पूर्व CIA अधिकारी के इन खुलासों से पाकिस्तान की सैन्य राजनीतिक ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी और शाह की जोड़ी ने यह तय कर लिया है कि NDA आगामी विधानसभा का चुनाव बिहार का नीतीश कुमार की लीडरशिप में लड़ेगी। शायद उनको ये भरोसा हो गया है कि जिस लीडरशिप के भरोसे हम लोग अभी तक चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे, अब उस पर भरोसा नहीं रहा है जनता को, और इस बार बिहार के चुनाव नतीजे कुछ अलग ही होने जा रहे हैं। से ढूंढ लिया है जिस पर वो हार का ठीकरा आसानी से फोड़ सके। पहले तो जब ऐसा होता था कि लीडरशिप तो सिर्फ एक ही होती थी, इसीलिए मोदी है तो मुमकिन होता ही रहता था।